ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, आप लोग ग्लाइकोसाइड्स को पढ़ के आते हो फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ा है, अमीनो। तो ग्लाइकोसाइड्स आपको जब फार्माकोग्नोसी में पढ़ाते हैं तो एक आप नॉर्मल चीज बोलते हो कि शुगर और जो नॉन शुगर पार्ट है ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, उसको आप ग्लाइकोसाइड बोलते हो। यहाँ पर जो आपका वर्ड है अमीनो, ठीक है, ये वर्ड आपका इसके साथ है। तो यहाँ पर जो शुगर है वो आपकी अमीनो शुगर्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो शुगर आपकी जुड़ी हुई है वो एक सेंट्रली मॉलिक्यूल से जो है आपकी ये दोनों शुगर आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी को हम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसकी केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला, जो इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड आपका क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर बेस्ड में भी स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है अमीनो ग्लाइकोसाइड से तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्ट्रक्चर पे आया है। दूसरी चीज जो पूछते हैं वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और तीसरा जो है इसका एडवर्स इफेक्ट। इसके अलावा इस ग्रुप से आपका कोई और क्वेश्चन नहीं आता है। एक मैं आपको पहले बता दूं, ये वाला जो ग्रुप है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है, और इसका जो इफेक्ट है वो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। कि अगर मान लो आप कोई एक डोज लेते हो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की तो वो 2 3 4 दिन तक आपकी बॉडी में इफेक्ट शो करती है। अगर मान लो आज आज क्या है, ट्यूसडे है, तो अगर आपने आज एक डोज ली है तो इस एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है 3 4 दिन तक या सैटरडे संडे तक आपकी बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो ये एक पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट वाली कैटेगरी है जिसमें आपका शुगर और शुगर पार्ट है दो, और आपका बीच में एक सेंट्रल मॉलिक्यूल से जुड़े। ठीक है, मैंने एक पहले स्लाइड पे ही आपके लिए कुछ इंक्लूड किया है मिनोमिक्स, जो कि आपको डायरेक्ट जो है इस ग्रुप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। पहला है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को आप टैंग से याद रख सकते हो, टैंक से याद रख सकते हो, जैसे टोब्रामाइसिन, वैसे तो बहुत सारी है। टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नियोसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमिसिन, और इसके साथ सोफ्रामाइसिन जो आपकी क्रीम आती है वो भी इसी ग्रुप से ही बिलोंग करती है। इसके अलावा सिसिलोनिसिन, ये सारी इसी कैटेगरी के ड्रग हैं। अब आपको जो ध्यान देना है, जो आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पर कई जगह पर माइसिन लिखा है, कई जगह पर माइसिन लिखा है। थोड़ा सा फर्क है, कई जगह पर एम वाई है, कई जगह पर एम आई है। ठीक है, इन दोनों में ये अलग क्यों लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो इसके अफेक्ट है, ये वाली जो एंटीबायोटिक की क्लास है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों एक्टिव नहीं है। और ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन के साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करती है। जितना मैंने आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये एज इट इज आपकी क्वेश्चंस की फॉर्म में आती है। ये ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है, पेनिसिलिन के साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करती है। तो हम इस क्लास को हम पेनिसिलिन के साथ दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप एक्शन देखो तो ये आपको एक वर्ड याद रखना है, अमीनो। तो अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिसाइडल है, इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस 30s सब यूनिट। ये आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा पर अभी याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ नेफ्रोटॉक्सिक है और ओटोटॉक्सिक है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब है कि रीनल इनसफिशिएंसी कोज करती है, और ज्यादातर इसका जो इफेक्ट आता है वो आपका क्रेटेनिन के थ्रू आता है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब आपका जो ईयर है वहां पर ये एक्यूमुलेट हो जाती है और बहरा कर सकती है, डीफनेस कोज कर सकती है। ठीक है, अगर आपको साइड इफेक्ट अलग तरीके से याद रखने हैं तो आप इस तरीके से याद रखो, ये ज्यादा बेटर है। नैनो न्यूरोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें न्यूरो का एक मैं आपको स्पेशल थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है।
तो अगर आप देखो जितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए हैं अभी तक, वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में और सेकंड स्लाइड में बता दिया। अब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे आपका जो नाइपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आपके आगे फर्दर स्लाइड से आपके सॉल्व होंगे। जो जीपैट तक के क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑलमोस्ट यहाँ तक पे इन 2 स्लाइड से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को देखो तो ये बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, कुछ इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन जो ज्यादा है आपकी बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, अब इसमें से जिनके लास्ट में माइसिन लगा है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस की क्लास से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, और जिनके नाम में मिसिन लगा है, MICIN लगा है, तो वो आपका माइक्रोमोनोस्पोरा से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और मतलब मिसिन एक तो माइक्रोस्पोरा से, और ये सेमी सिंथेटिक का भी एक सिंबल माना जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो नटेली मिसिन है किसी के लास्ट में, तो मतलब सेमी सिंथेटिक है। ये वाला आप छोड़ सकते हो क्योंकि जो नई अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आ रही हैं ये उनके लिए। ठीक है, तो आप इस वजह से इनके जो नाम्स में है, नाम में जो है वो आपको चेंजेस मिलता है, माइसिन मिसिन। ठीक है, ये इन इस वजह से है। अगर माइसिन है तो मतलब वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन्ड हुई है। वाइस डेंटामाइसिन और जो दूसरे नाम है जिनके लास्ट में मिसिन है वो आपका माइक्रोमोनास्पोरा से ऑब्टेन्ड हुआ। तो कई बार इसका नाम जो है, खासकर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये सबसे फेवरेबल ड्रग रहती है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। सबसे फेवरेबल ड्रग यही है। इसी की स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आए हैं। एंटीबायोटिक की अगर आप पूरी कैटेगरी देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन से आए हैं। अब जो इसकी केमिस्ट्री है, तो मैंने आपको बोला कि ये अमीनो ग्लाइकोसाइड है, तो ग्लाइकोसाइड्स आप फार्माकोलॉजी में पढ़ के आते हो, जहाँ पे आपकी दो शुगर, एक शुगर और एक नॉन शुगर मोइटी जो है वो आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पर जब आप अमीनो ग्लाइकोसाइड पढ़ते हो तो यहाँ पर आपके पास दो अमीनो शुगर है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये आपकी जो जुड़ी है ये आपकी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी है। और जो बीच में इनको जोड़ने वाला जो स्टैंडर्ड जो एक मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है, उसका नाम है 2 डिऑक्सी स्ट्रेप्टामाइड। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आया है कि कौन से बॉन्ड के थ्रू अमीनो शुगर्स जो है वो जुड़ी होती है, और सेंट्रल मॉलिक्यूल का आप लोगों से नाम पूछा हुआ है। तो अगर आप अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को देखोगे तो दो दो अमीनो शुगर हैं, ओ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं, और बीच में जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है दैट इज 2 डिऑक्सी स्टेप्टामाइड। ये जितनी भी आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबके ऊपर अप्लाई है, सबके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो जर्नलाइज फॉर्म में। लेकिन एक स्पेशल जो चीज ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, बाकी सबके ऊपर होता है। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन के ऊपर नहीं होता। अब क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिला है। अगर अमीनो ग्लाइकोसाइड लिखा हुआ मिला है तब तो आपका आंसर यही होगा, लेकिन अगर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा हुआ मिला है तब आपका आंसर ये वाला नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एक्सेप्शनल केस है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा पूछी गई है। वहां पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। ये रूल जर्नल अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए हम बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था कि जब स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के ऊपर ज़्यादा आता है और इसके अलावा और कहीं नहीं आता। ठीक है, अब आप अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखो जो कि आपका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, पहली चीज, इसमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो आपका सेंटर में नहीं है। जैसे यहाँ पर जो ये सेंट्रल मॉलिक्यूल था 2 डिऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, ये सेंटर में नहीं होके कॉर्नर में है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टेडिन।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये कॉर्नर में है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो अमीनो शुगर है, एक शुगर के साथ स्ट्रेप्टोज जुड़ा हुआ है और दूसरा जो शुगर है वो आपका एन मिथाइल एल ग्लूकोसामीन अमीनो शुगर है। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबायोसामीन। ये एक अलग टाइप का आपका स्ट्रक्चर है जो कि आप पढ़ते हो एक्सेप्शनल केस में। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सेप्शनल केस है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो सेंटर में नहीं है, साइड में है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टेडिन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। और जो आपकी शुगर है वो आपका स्ट्रेप्टोज अमीनो शुगर है और एन मिथाइल एल ग्लूकोसामिन अमीनो शुगर है, जिसको हम स्ट्रेप्टोबायोसामिन बोलते हैं। ये वाली स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछली वाली स्लाइड से जनरलाइज क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल को पूछा हुआ है कौन सा है, 2-डिऑक्सी स्ट्रेप्टामिन, यहाँ पे स्ट्रेप्टेडिन है और शुगर में भी आपका चेंजेस है। तो इस चीज को याद रखना, ये वाली जो स्लाइड है इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। कभी आप लोगों से इन दोनों के बारे में पूछा है, कभी आप लोगों से इस बारे में पूछा है। तो एक सिंगल ड्रग है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आपका स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बाकी सारे अमीनो ग्लाइकोसाइड से। तो इस चीज को आप याद रखना, आप इन दोनों स्लाइड को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसकी कैटेगरी में जो ड्रग आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सिसोमाइसिन, नेटिलामाइसिन, ये सेमी सिंथेटिक है। कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, पैरोमोमाइसिन और सोफ्रामाइसिन। इसमें से कुछ जो एंटीबायोटिक हैं वो आपकी टॉपिकल फॉर्म में आती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो आपकी आईवी या आईएम की फॉर्म में आती हैं और इनकी जो है आपको टैबलेट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। या तो सीधा टॉपिकल प्रिपरेशन मिलेगी या फिर आपको आईवी और आईएम प्रिपरेशन मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसी कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की जिसकी टैबलेट फॉर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें याद रखना जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के ड्रग्स हैं इनकी टैबलेट फॉर्म बहुत कम अवेलेबल है। तो ये या तो टॉपिकल फॉर्मुलेशन में है या फिर आईवी या आईएम में है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो है इनकी टैबलेट वगैरह क्यों प्रेजेंट नहीं है। पहली चीज, जो ये कैटेगरी की ड्रग है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये आपकी पोलर ड्रग्स है। ठीक है, और पोलर ड्रग्स होने के कारण ये आपका पोरिन्स के थ्रू बैक्टीरिया के सेल में आती है। जो आपका एक्वापोरिन वगैरह है उनके थ्रू ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर आती है। पैसिव डिफ्यूजन। तो एक तरीका ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर जो है ये आपके पोरिन्स के थ्रू आ जाए। दूसरा जो तरीका है, इनको जो पंप है वो बैक्टीरिया के अंदर ले आए। लेकिन इस पंप के लिए जो इस ड्रग को बैक्टीरिया के अंदर ले जा सकता है, वो पंप को आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी ये बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक डाउट और जो है क्लियर होता है। अगर मान लो जिस जो बैक्टीरिया एरोबिक है उसके पास तो ऑक्सीजन है, तो वो इसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। अब जिस सेल के पास जो बैक्टीरिया एनारोबिक है तो उसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं। ठीक है, और इसके थ्रू जो है पोरिन के थ्रू आपकी बहुत कम अमाउंट में जो है वो ड्रग जाती है अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनको हम नहीं मार सकते अमीनो ग्लाइकोसाइड से, क्योंकि वहां पर ये जो पंप है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ड्रग को अंदर ले जाने के लिए वो काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिनके, हाँ जी, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ बना देता हूँ। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर आपका जो है
एक पंप प्रेजेंट है। पंप का काम आपको पता है कि जो लो कंसंट्रेशन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये क्या है आपका इंट्रा सेलुलर है। तो एक पंप है यहाँ पर बैक्टीरिया के पास, जो कि जिसको वर्क करने के लिए एक तो ऑक्सीजन चाहिए और आपका एटीपी चाहिए। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया ही यूज कर रहा है। अगर एरोबिक बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन है तो ये पंप जो है वो काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एटीपी है, तो ये जो पंप है ये काम नहीं करेगा। और अगर ये पंप काम नहीं कर रहा है तो आपकी जो ड्रग है वो सेल के अंदर नहीं आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपका बैक्टीरिया कोई एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है किसी को, और अगर वहां पर आप अमीनो ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हो, तो ये वहां पर काम नहीं करेगा। और यूजली जो ये पंप है, ठीक है, जिसमें जो कि काम करता है ऑक्सीजन और एटीपी के थ्रू, ये वाला जो पंप है ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा मिलता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये आपके ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, क्लियर है आपको? अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी आपको, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। पहली स्लाइड पे जिस चीज से आपके क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये पेनिसिलिन के साथ सिनर्जिस्टिक तरीके से काम करते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिनर्जिस्टिक क्या होता है। सिनर्जिस्टिक बताओगे एक बार क्या होता है? ओके। और अगर अगर मैं एडिटिव बोलूँ तो? अरे आप मुझे मैथ 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 मत बताओ। 1+1 2 हो रहा है, 1+1 3 हो रहा है। मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि काम क्या करता है, बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके। ठीक है, कुछ हद तक आपने जो ये 1+2 वाला कॉन्सेप्ट बताया यूजुअली इसी तरीके से पढ़ाते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट है तब तक आप 1+1 और 1+2 करके पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो सिनर्जेस्टिक आप बोलते हो, सिनर्जेस्टिक आप तब बोलते हो जब जो है, अरे सिनर्जेस्टिक आप तब बोलते हो जब आपकी दो ड्रग हैं, ए और बी, ये दोनों डिफरेंट पाथवे के थ्रू काम कर रही है। ठीक है, और एक दूसरे के फंक्शन को एनहांस कर रही है, तब वर्ड सिनर्जिस्टिक आता है। और जो वर्ड आपका एडिटिव है, जो वर्ड आपका एडिटिव है, ये तब आता है जब आपकी दो ड्रग ए और बी सेम पाथवे से काम कर रही हो या सिमिलर पाथवे से काम कर रही हो। सेम या सिमिलर आप लिख सकते हो। सिमिलर पाथवे से काम कर रही हो और तब एक दूसरे के फंक्शन को एनहांस कर रही हो। ठीक है, 1+2 और 1+1 3 लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आपको बेसिक डिफरेंस पता नहीं होगा आप इनका यूज नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन गलत कराओगे। अब क्लियर है आपको? इस चीज को याद रखना, सिनर्जिस्टिक का मतलब है कि दो ड्रग्स हैं लेकिन वो डिफरेंट पाथवे के थ्रू काम कर रही हैं और एक दूसरे का फंक्शन एनहांस कर रही है। जब आप एडिटिव टर्म यूज करते हो, सिमिलर तरीके से या सेम पाथवे के थ्रू काम कर रही हैं और एक दूसरे के फंक्शन को एनहांस कर रही हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, अब इसको देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि पेनिसिलिन और जो आपका ये ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सिनर्जिस्टिक है। तो सिनर्जिस्टिक से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो पाथ मैकेनिज्म है वो आपका अलग होगा।
ठीक है। तो पेनिसिलिन यूजुअली आपको पता है कि सेल वॉल इनहिबिटर है, ठीक है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है पेनिसिलिन। तो यहाँ पर मैं पहले पेनिसिलिन लिख रहा हूँ। पेनिसिलिन आपको पता है कि सेल वॉल इनहिबिटर है। तो जब पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल को इनहिबिट करती है, तो जो सेल वॉल है वो आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, पहले आपकी ये सेल वॉल थी, ये अभी इंटैक्ट है, यहाँ पर आपको कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा, इसमें सिर्फ एक आपका ये बीच में पोरिन प्रेजेंट है, सिर्फ एक पोरिन। लेकिन जब आप पेनिसिलिन देते हो तो पेनिसिलिन क्या करती है, इस जो भी आपका बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसका क्रिस क्रॉस रोकती है, या हम उसको बोल दें कि उसको अनस्टेबल कर देती है। और जब ये अनस्टेबल होती है तो इसके बीच में आपके ज़्यादा गैप आ जाता है, ठीक है, और आपका जो पोर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो आपका पेनिसिलिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि ये पोरिन के थ्रू आपकी अंदर जाती है। तो अब इसको ज़्यादा पोर मिल गए अंदर जाने के लिए, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपकी जो पेनिस स्ट्रेप्टोमाइसिन या दूसरी ड्रग है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा पहुँचे, जिसकी वजह से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सिनर्जिस्टिक एक्शन बोल रहे हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि आपने पेनिसिलिन दी तो पेनिसिलिन ने सेल वॉल को वीक कर दिया, थोड़ा सा पोर क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आपका अमीनोग्लाइकोसाइड सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि जब आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देते हो तो वीक कर देते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, जिससे आपका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है वो अंदर ज़्यादा आ जाती है। एनारोबिक के लिए इनएक्टिव है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पंप काम नहीं करता। अब जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजुअली 30S पे जो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हुए आए हो, तो आपने अभी तक टेट्रासाइक्लिन का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है 30S पे पढ़ा था। ये वाली जो ड्रग है ये भी आपका 30S पे ही काम करती है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है। ये आपका बाइंड करती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आपका mRNA क्या है, ये जो mRNA है ये तीन क्या है, कोडोन है, जैसे AUG है, तो इससे आपका कोई अमीनो एसिड बनना था। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इसके अंदर आपका चेंज लेके आती है। 30S राइबोसोम पे जो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उस पे आपका चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा राइबोसोम है, ठीक है, मान लो जब आपने ड्रग नहीं दी थी तो AUG से आपका ल्यूसिन बन रहा था, लेकिन जब आपने अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग दी, ये 30S राइबोसोम पे बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद इसके फंक्शन को अल्टर कर दिया, जिससे क्या होगा, जैसे AUG से पहले ल्यूसिन बन रहा था तो ये अब कोई दूसरा गलत टाइप का अमीनो एसिड बना देगा, ल्यूसिन की जगह ये आपका फिनाइल एलानिन बना देगा। तो जिससे क्या होगा, एक्यूरेट अमीनो एसिड नहीं बनेगा। एक्यूरेट अमीनो एसिड अगर नहीं बनेगा तो आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि ये जो है आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो है ये मिस रीडिंग ऑफ mRNA कराते हैं, जिसकी वजह से कोई गलत टाइप का अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो गलत टाइप का अमीनो एसिड बनता है तो वहीं पर ही आपकी अमीनो एसिड की आप जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो आपकी ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक क्यों होती है इसको आप देखो, जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ अमीनो एसिड के नाम लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल चेन है, ठीक है, हमारी बॉडी को पता है कि हमारे अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। जैसे पहला बना एलानिन, फिर बना फिनाइल एलानिन, ये साथ में जोड़ता जा रहा हूँ मैं इनको बॉन्ड से। अरे भाई, ठीक है,
एलानिन, फिनाइल एलानिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफन। ये नॉर्मल सीक्वेंस था बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो प्रेजेंट अमीनो एसिड है उसका। जैसे ही आपने अमीनो ग्लाइकोसाइड दी, इसमें एलानिन, फिनाइल एलानिन और यहाँ पर आपका लाइसिन की जगह बन गया मिथ्योनिन। तो जैसे ही मिथ्योनिन बनेगा, इस प्रोटीन की सिंथेसिस को यहाँ पर ब्लॉक करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रोटीन बना, पूरा बना, तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करा देती है, जो आपकी ट्रांसलेशनल मशीनरी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया में अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये किस तरीके से काम करता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जो है वहां पर पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप नहीं होने देता है। जो 30S राइबोसोम है, अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वो पढ़ नहीं पाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है और मुझे क्या आंसर देना है। अगर यहाँ एयू जीता तो उसको ल्यूसिन बनवाना था, लेकिन जो आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसका प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो कोई और अमीनो एसिड बना देता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो आपकी ब्लॉक हो जाती है। ये राइबोसोम जो है आगे इस चैन को रीड नहीं करता है। जैसे इसने इसको रीड कर लिया, अब इसके बाद ये इस आने वाले कोडोन्स को रेडी रीड नहीं करेगा। यहीं पर आपका सारी चीजें एक ही गलत रीडिंग की वजह से सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 30S राइबोसोम पे काम कर रहा है, लेकिन इसका काम करने का तरीका टेट्रासाइक्लिन से बहुत अलग है। या जो आपने ड्रग पढ़ी थी लिंकोसामाइड और ये सब, उनसे आपका ये जो तरीका है ये बहुत अलग है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, अमीनोग्लाइकोसाइड इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है आपको इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद इसका पोस्ट एंटीबायोटिक एक्शन है। एक तो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये बैक्टीरिया को किल कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हमें एक यूजुअली पता होता है कि इस मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन पे ये अपना एक्शन शो करता है। अगर आप एक ड्रग दे रहे हो, सिंगल डोज दे रहे हो, तो ये 4 से 5 दिन तक आपकी बॉडी में एक्शन जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, इसका जो है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने राइबोसोम को रीड करने से बंद करा दिया तो वो बहुत लंबे टाइम तक वो आपका बंद रहेगा और बैक्टीरिया जो है वो आपका डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो ड्रग है ये आपका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, अब जो आपकी ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये 2-3 केसेस में आपका जो है सुटेबल नहीं है। पहले मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो हम इसको ओरली नहीं दे रहे हैं, एक तो ये इसकी सुटेबिलिटी नहीं है कि आप इसको वेरी पुअर ऑरल अवेलेबिलिटी है, तो हम इसको ऑरली नहीं देते हैं। ज़्यादातर हम आईवी और आईएम देते हैं, और इसकी जो टॉपिकल फॉर्मुलेशन आती हैं ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपका सीएसएफ रीजन में नहीं पहुंचती है, तो कोई अगर इन्फेक्शन ब्रेन से रिलेटेड है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि ये पोलर है तो यूजुअली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कम कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो ड्रग है इसका जो एक्सक्रीशन है वो आपका किडनी के थ्रू ज़्यादा होता है। 90% ऑफ जो ये आईवी की ड्रग है वो आपकी किडनी के थ्रू जो है आपकी एक्सक्रीट आउट होती है। और अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो इस ड्रग को जो है आपका एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा। उस केस में हमें डोज एडजस्टमेंट वाला केस जो है वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस ड्रग की एक खास बात है कि ये जो ड्रग है ये आपकी 95% जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, और इस 95% में इस ड्रग के कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट भी होते हैं। तो अगर किसी को यूटीआई है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उस केस में इस ड्रग को प्रेफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट हैं वहां पर जो जिस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसको किल कर देंगे।
और एक बात और, जो यूटीआई का इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए इस ड्रग को जो है हम सुजेस्ट कर सकते हैं यूटीआई। ठीक है, अब इसको याद रखो, इसका जो एक्सक्रीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी क्रिएटिनिन के एक्सक्रीशन से। क्रिएटिनिन क्या होता है कि आपके मसल से जो टूटता है मसल्स मास, वहां से आपका क्रिएटिनिन बनता है। ठीक है, तो अगर किसी में क्रिएटिनिन नहीं है या कम है या कुछ और किडनी में प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमें इसका जो है डोज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, अल्टर करना पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, डोज फॉर ए केस ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी। तो जितना सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है और जितनी नॉर्मल थेरेपेटिक डोज है, इसको आप डिवाइड कर दो तो आपको डोज मिल जाएगी। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डोज से, कि जितना सीरम क्रिएटिनिन निकलेगा उसके साथ ही आपकी जो डोज है वो आपकी निकलेगी। तो हम इसको यूज करते हैं। एक बार अब तक इस फॉर्मूले को आपका पूछा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की डोज को रीनल इनसफिशिएंसी के केस में मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, थेरापेटिक डोज बाय में सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू। सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि क्रिएटिनिन की क्लियरेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस ड्रग के एक्सक्रीशन से। ठीक है, तो ये इस ड्रग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ इसके फायदे भी हैं, यूटीआई में जैसे फायदा है। अब है इसका एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। इसकी जो रेजिस्टेंट है वो ज़्यादातर आप लोगों से नहीं पूछते हैं, कम पूछा जाता है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यही है कि अगर इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए, कि आपके जो पोरिन है उनमें कोई म्यूटेशन आ जाए, तो ये ड्रग बैक्टीरिया के सेल तक नहीं पहुंचेगी। एक तो ये इसका म्यूटेशन का कोज है। दूसरा जो इसका कोज है, अगर जो बैक्टीरिया है वो आपका कोई पर्टिकुलर एंजाइम बना ले जो कि आपके अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है उनको इनएक्टिवेट कर दे, तो इसमें जो क्या है, जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो कुछ एंजाइम्स बनाता है जो कि आपका एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और एडेनाइलेशन कराते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में। तो जो मेजर रोल प्ले करता है वो एसिटाइलेशन की वजह से आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड्स इनएक्टिवेट होते हैं, उसके बाद फॉस्फोराइलेशन की वजह से, और फिर आपका एडेनाइलेशन की वजह से। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अब जो एसिटाइलेशन वाला एंजाइम है वो एसिटाइल ट्रांसफरेज है, फोस्फो फॉस्फोराइलेशन वाला जो एंजाइम है वो फोस्फो ट्रांसफरेज है। ठीक है, और जो एडेनाइलेशन वाला एंजाइम है वो एडेनाइल ट्रांसफरेज है। इनके बस याद रख लेना, 2 पे 3 पे या 4 पे जो भी इनकी पोजीशन है। तो ये तीन रिएक्शन के थ्रू इसको इनएक्टिवेट करते हैं। दूसरा, इसका एक जो रेजिस्टेंस आती है कि जहां पर ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, अगर वहां पे जो इसका रिसेप्टर है अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो ये ड्रग आपकी जो है रजिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तीन फिनोमिना है जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पोरिन है। उसके बाद आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन में आप लोगों से सिर्फ एसिटाइलेशन अभी तक पूछा गया। एसिटाइलेशन क्योंकि मेजर रोल प्ले करता है इसके इनएक्टिवेशन। अगर आप एसिटाइलेशन कर दोगे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का, तो ये ड्रग्स आपकी इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखोगे तो ये आपका ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है। सिर्फ हम इसको टाइफाइड के अगेंस्ट एक्टिव नहीं मानते हैं, जो कि आपका सैलोमोनेला टाइफाइड है, तो उस केस में नहीं देंगे। ठीक है, बाकी सारी जो भी हैं आपकी, ये यूजुअली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट कम एक्टिव है लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है। तो आपको ग्राम नेगेटिव याद रखना है, शाइजेला, सुडोमोनास, आर्ग्यूनोसा, इकोलाई, इन सब के अगेंस्ट। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, कुछ जो ड्रग्स हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की, वो ड्रग्स को अब हम यूज नहीं करते हैं, वो ड्रग बैन हो चुके हैं क्योंकि उनका जो साइड इफेक्ट है, जो न्यूरोटॉक्सिसिटी थी और जो ऑटोटॉक्सिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो उन ड्रग्स को हम अब या तो टॉपिकल में यूज़ कर लेते हैं या बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो भी आपकी इस कैटेगरी की ड्रग है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा एक एक करके। आई थिंक मुश्किल से शायद 20-25 मिनट लगेंगे और आपकी ये जो कैटेगरी है पूरी हो जाएगी। इसके बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। इसका बेसिक खासकर जो आपका
स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, खासकर इनके नाम पे लेके। ठीक है, कई बार जब स्ट्रेप्टोविडिन नाम आता है तो आप फार्माकोग्नोसी में पहुंच जाते हो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना स्ट्रेप्टोविडिन को। ठीक है, दैट्स ऑल। तो एक आपकी जैसे ड्रग है केनामाइसिन, इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हाइयर ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ऐसी बहुत सारी ड्रग हैं जिनको अब यूज नहीं करते हैं, बट आपके लिए जो पूछी गई है वो जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं अब तक। ठीक है, बाकियों पे भी आ सकते हैं, तो इसको हम कल कवर करेंगे। आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, बताओ। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट यही पूछ रहे हो आप? ओके। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप टैबलेट आज लेते हो, आज ट्यूसडे है, तो आपने एक डोज ली। ठीक है, आपने मान लो 100 mg की एक डोज ली। अब ये ड्रग जो है आपकी बॉडी से ट्यूसडे के ट्यूसडे ही एक्सक्रीट आउट हो गई। ठीक है, चाहे वो यूरिन के थ्रू हुई या आपके फीसिस के थ्रू हुई, ये एक्सक्रीट आउट हो गई। बस इसका जो इफेक्ट है वो आपका संडे तक रह रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब ये आता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। यूजली जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा है कि जहाँ पर आपका जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट तरीके से आपका स्टॉप हो रहा है, जहाँ पर मिस रीडिंग ऑफ mRNA हो रहा है और आपका कोई गलत अमीनो एसिड बन रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम तक बैक्टीरिया में चलती रहती है। अलग अलग बैक्टीरिया का जो नंबर है, जैसे 1 लाख बैक्टीरिया थे, तो एक बार अगर ये ड्रग बाइंड हो गई तो जब तक बाइंडेड है तब तक वो प्रोटीन को बनने नहीं देगी। ठीक है, और उस टाइम तक आपका जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ जो है वो आपकी कंटिन्यूएशन में रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आता है कि आप एक ड्रग ले रहे हो तो कुछ टाइम तक आपका इफेक्ट आएगा। जैसे जब किसी को सीवियर इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है या यूटीआई होता है, तो इस ड्रग का आईवी चढ़ाते हैं। अमीकासिन का सबसे ज्यादा देते हैं। अमीकासिन का आईवी रूट से इन्फ्यूजन चढ़ाते हैं, 250 ml, ड्रॉप ड्रॉप आपकी बॉडी में जाता है। तो अगर किसी को अमीकासिन का इन्फ्यूजन चढ़ा है तो वो इंसान 5 से 6 महीने तक बीमार नहीं होता है, उसको जो है कोई बीमारी नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है पोस्ट एंटीबायोटिक जो इफेक्ट है वो आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके घटता जाता है बट मेंटेन रहता है। ठीक है, इसी को हम पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट बोलते हैं। और बताओ, और क्या पूछना है आपको? आकांक्षा आप? यूटीआई के केस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्कलाइन होता है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अल्कलाइन होता है। वो बैक्टीरिया के बेसिस पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट कर रहा है तो उसकी ग्रोथ की कंडीशंस क्या है। यूजली एसिडिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो ये डिपेंड करता है बैक्टीरियल की कंडीशन क्या है, उसके लिए ग्रोथ सुटेबल जो पीएच है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो बैक्टीरिया एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगा। अगर उसके लिए जो ग्रोथ कंडीशन है वो अल्कलाइन है तो बैक्टीरिया अल्कलाइन कंडीशंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इन्वायरमेंट है वो आपका एसिडिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है। इसमें आप हम्म हाँ, तो आप अगर आपकी ये जो कंडीशन है अगर अल्कलाइन में ज़्यादा एक्टिव होती है तो आप एक इनो का पत्ता ले लो, बस हो गया एक्टिव। या कोई अ, कुछ ऐसा ड्रग ले लो, कुछ बेसिक कंपाउंड ले लो जो कि आपकी यूरिन की पीएच को बेसिक कर दे। उसको बढ़ाने के लिए हम बेसिक करते हैं। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिखा है कि एसिडिक में एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो उसका इससे ये मतलब नहीं है कि हम इसको यूटीआई में ट्रीट करने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, और जो चीज़ आप पूछ रहे हो, यूजली जो इकोलाई अगर बैक्टीरिया है, अब इकोलाई ग्राम नेगेटिव है, ये अगर यूटीआई कॉज कर रहा है तो एसिडिक पीएच ही कॉज करेगा। ठीक है, वहीं जो आपके दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे सूडोमोनास जो है, ये यूजुअली पीएच को बढ़ा देता है, बेसिक कर देता है, इसके अगेंस्ट वो ज़्यादा एक्टिव काम करेगा। आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, आपको बैक्टीरिया का नाम जो है वो आपको साथ में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर आपको यूटीआई इकोलाई से हुआ है और आपको किल कराना है, इसको इसी ड्रग से किल कराना है, तो आप यूरिन की पीएच को बेसिक कर सकते हो, कोई ऐसा कंपाउंड देकर जिसमें बेसिक ग्रुप कोई जुड़ा हो। ठीक है, यूजुअली हम जो है जो आपके एंटासिड्स आते हैं पाउडर वाले या सिरप वाले, आप उसको दे सकते हो। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, शायद लिखा हुआ था, मैंने देख लिया था वैसा। ठीक है, यूरिन एल्कलाइजर, तो यूरिन एल्कलाइजर यही होते हैं आपके जो बेसिक कंपाउंड्स या कुछ ऐसा है। ठीक है, और कोई डाउट? हम्म। हम्म। एक के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक क्यों है और एक के लिए बैक्टीरिसाइडल क्यों है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, यूजुअली जब आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप एक जर्नलाइज स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ठीक है, कि इसमें इतना पेप्टिडोग्लाइकन है। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है वो इतनी थिक है। आप एक ही पढ़ते हो, आप इससे ज़्यादा तो पढ़ते नहीं पर्टिकुलर एक एक बैक्टीरिया के लिए। और आप उसमें ये भी नहीं पढ़ते हो कि इस बैक्टीरिया में इतने पोरिन्स है, या इस बैक्टीरिया में इस टाइप का कोई स्पेशल पंप है, या इस बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, तो हर एक बैक्टीरिया का अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस हैं। हम एक एक बैक्टीरिया को लेके स्टडी नहीं कर सकते। तो किसी बैक्टीरिया में फॉर एग्जांपल, मेरे को एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा, किसी बैक्टीरिया में जो ड्रग है वो आपकी ज़्यादा अमाउंट में सेल के अंदर पहुंच रही है, तो वहां पर वो बैक्टीरिसाइडल जो है वो एक्शन शो कर रही है। किसी बैक्टीरिया में जो ड्रग है वो कम अमाउंट में पहुंच रही है, वहां पर वो बैक्टीरिसाइडल कोज नहीं कर पा रही है, सिर्फ आपकी ग्रोथ जो है उसको इनिबिट कर रही है, तब आप उसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोल दोगे। तो वो हर एक बैक्टीरिया की अलग प्रॉपर्टी की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके सिर्फ फ्लैजिला जिन बैक्टीरिया के पास है सिर्फ उनके ऊपर काम करती है। तो अब आप इस तरीके इसको कैसे आप डिफेंड करोगे इस चीज़ को कि जो बाकी बैक्टीरिया हैं उनके पास तो फ्लैजिला है नहीं। ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया तो हैं। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट जो लिखी होती है वो जर्नलाइज जो आपको पढ़ाया जाता है एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उस बेसिस पे लिखी होती है। अगर आपको स्पेसिफिक एक एक बैक्टीरिया का पढ़ाया जाएगा तो आप फिर माइक्रो के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए किसी जगह पर कोई ड्रग ज़्यादा जो है काम कर रही है, और बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने ये पढ़ा है कि ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो बैक्टीरिया है वो इससे ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो सेंसिटिव होने का बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि उस बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए ना चलता हो। ठीक है, उस केस में वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म नहीं है, एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो आपका सेंसिटिव हो गया तो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा एक्शन आता है या बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, वो अलग अलग केसेस हैं, आप एक स्टेटमेंट में कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बताओ। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। हाँ बोलो।
ठीक है। नहीं नहीं, टेट्रासाइक्लिन में नहीं आता। टेट्रासाइक्लिन में कोई पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी में ही हो नहीं रही है वो बात ठीक है। हो नहीं रही है वो बात ठीक है, मैकेनिज्म दोनों का अलग है। वो 30 की साइट को कवर करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। इसने 30 की साइट को कवर नहीं करा है, इसने जो आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन नहीं होने दिया है ठीक से। ठीक है, अब मान लो ये जो आपका 30s है जिस पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड है, मैं आपको इसी डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे 30s है, इस पे आपका टेट्रासाइक्लिन बाइंड है, ठीक है। एक टाइम के बाद मान लो ये टेट्रासाइक्लिन हट गया, ठीक है। तो आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है सिंथेसिस को, कर सकता है। पहले आप ये बताओ। अगर आपका अगर आपका टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर बाइंड था, अगर टेट्रासाइक्लिन यहाँ से हट जाता है तो क्या आपका ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अमीनो ग्लाइकोसाइड सिर्फ एक बार यहाँ पर बाइंड किया, ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे। उसने क्या किया, AUG से बनने कोई भी कोडोन से, जैसे CAG लगा लो, कुछ भी लगा लो, इससे बनने वाला जो ल्यूसिन था या कोई भी था, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है, इसको रीड नहीं कर पा रहा है आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो आपका एक अमीनो एसिड में ल्यूसिन की जगह आपका लाइसिन बन गया। तो सिर्फ एक बार बना, अब मान लो यहाँ से अमीनो एसिड अमीनो ग्लाइकोसाइड जो थी वो आपकी ड्रग आपकी हट गई, बाहर चलेगी, वो खत्म हो गया। अब एक बार में ही अगर यहाँ पर कोई गलत अमीनो एसिड इंक्लूड हो गया, जैसे मान लो ये थर्ड वाला हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये थर्ड वाला हो गया। अब अमीनो ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद इनकरेक्ट अमीनो एसिड की वजह से आगे वाले जो mRNA है इनकी सिंथेसिस अपने आप रुक जाएगी, जो कि टेट्रासाइक्लिन के केस में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्क है। अगर टेट्रासाइक्लिन को हटा दोगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर आप अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को हटा दोगे तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ने तो अपना काम कर दिया, उसने एक गलत अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करा दिया। गलत इनकॉर्पोरेट कराते ही ये जो मशीनरी है ये कंप्लीट तरीके से स्टॉप आउट हुई, अब ये आगे नहीं चलेगी, जिससे आपका कोई आगे अमीनो एसिड या प्रोटीन जो है वो नहीं बने, ठीक है। इसलिए इसका इफेक्ट भी लंबे टाइम तक आता है। अब क्लियर है? ये